गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड सीखे थे। डिस्पर्जन मेथड्स क्या हैं, कंडेंसेशन मेथड्स क्या हैं। अब जो कोलाइडल सॉल्यूशन बना था वो इम्प्योर था, उसका हमें प्योरिफिकेशन कराना है। सबसे पहले दिमाग में सवाल आता है कि सर कोलाइडल सॉल्यूशन में इम्प्योरिटी का मतलब क्या है। तो आइए मैं समझाता हूँ। जब आपने किसी कोलाइड को बनाया होगा, उसे पीसा होगा, तो उसमें कुछ पार्टिकल्स के साइज तो इतने छोटे होंगे कि वो सॉल्वेंट पार्टिकल के साइज के लगभग बराबर होंगे। जैसे ये छोटे छोटे पार्टिकल देखिए, इनके साइज इतने छोटे हैं कि 1 नैनोमीटर से बहुत कम है। इसका मतलब ये कोलाइड पार्टिकल्स नहीं है। और कुछ पार्टिकल्स ये हैं जिनके जो साइज हैं वो कोलाइडल रेंज में है, यानी 1 नैनोमीटर से और 1000 नैनोमीटर के बीच में। तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये कहलाते हैं क्रिस्टलॉइड, यानी एक तरह की इम्प्योरिटी है, ये कोलाइड नहीं है। तो इन्हीं को बस यहाँ से हमें क्या करना है बेटा, रिमूव करना है, हटाना है। यानी प्योरिफिकेशन में बेसिकली जो हमारा काम है वो कोलाइड से क्रिस्टलॉइड पार्टिकल्स को सेपरेट करना होता है। और इस काम के लिए पहला तरीका अपनाते हैं जिसे कहते हैं अल्ट्रा फिल्टरेशन। सर ये अल्ट्रा फिल्टरेशन है क्या? इसमें हम करते क्या है बेटा, अपना इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन या सोल ले लिया। और हम करेंगे क्या, जरा ध्यान से सुनिएगा। हम एक फिल्टर पेपर यूज करते हैं जिसका नाम है अल्ट्रा फिल्टर पेपर। और उस अल्ट्रा फिल्टर पेपर पे क्या करते हैं, 4% नाइट्रोसेलुलोस इसका सॉल्यूशन इन आइदर अल्कोहल और ईथर, दोनों में से किसी में बना लेते हैं। और जैसे ही आप इसे डालेंगे, अब इसको डाला क्यों है सर, जरा ये भी बता दीजिए। तो समझिए, ये आपका फिल्टर पेपर है बेटा, इसमें छोटे छोटे से होल्स हैं। पर इन होल्स की दिक्कत यह है कि ये होल या पोर्स इतने बड़े हैं कि इनसे कोलाइडल पार्टिकल्स भी पास हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। मुझे कोलाइडल पार्टिकल्स को डिफ्यूज होने से रोकना है, तो मैं करूंगा क्या, ये जो पोर है ना बेटा, ये जो होल है, इसके साइज को थोड़ा छोटा करता हूं। तो ये जो नाइट्रोसेलुलोस इन अल्कोहल और ईथर जब इस पे आएगा तो इसके पोर्स को थोड़ा कवर कर लेगा, जिससे पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर थोड़े से और छोटे हो जाएंगे। इनसे क्रिस्टलॉइड तो निकल जाएगा, लेकिन इनसे कोलाइडल सॉल्यूशन पास नहीं हो पाएंगे। अब हम क्या करते हैं, इसका फिल्टरेशन कर देते हैं। तो हम करने जा रहे हैं बेटा इसके बाद क्या, ऑन फिल्टरेशन विद अल्ट्रा फिल्टर पेपर। यानी एक ऐसा फिल्टर पेपर जिसमें बहुत फाइन पोर्स हो, बहुत छोटे छोटे से छेद होते हों। जैसे ही आप पास करेंगे क्या होगा बेटा, यह प्योर कोलाइड यह आपको मिल जाएगा किसकी तरह, एज रेसिड्यू मिल गया, ये रहा। और जितनी भी इम्प्योरिटी हैं वो सारी की सारी फिल्टर ऑफ हो जाएंगी, छन के कहाँ चली जाएंगी, फिल्टरेट। यानी कुछ ऐसा काम है जैसे अपन चाय बनाते हैं, तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए जो चाय की पत्ती है वो कोलाइडल साइज की, ठीक है। और जो चाय है, जब आप छानते हैं तो चाय चली जाती है नीचे कप में और पत्ती रह जाती है छन्नी में। तो बिल्कुल जैसे छन्नी में पत्ती रह जाती है, ऐसे जो कोलाइडल सब्सटेंस है वो कहाँ रह जाएगा, फिल्टर पेपर के ऊपर। और बाकी सारे के सारे क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन के साथ कहाँ चले जाएंगे, उसके नीचे चले जाएंगे, अलग हो जाएंगे फिल्टरेट में, और आपको रेसिड्यू मिल जाएगा। अब आप इस कोलाइड को लीजिए, ये कैसा है, प्योर कोलाइड। इसे डालिए किसी भी अपने सूटेबल सॉल्वेंट में और कन्वर्ट कर लीजिए अपने रिक्वायर्ड कोलाइडल सॉल्यूशन में। तो ये पहला तरीका है कोलाइड को प्योरीफाई करने का, जिसे बोलते हैं अल्ट्रा फिल्टरेशन मेथड। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते, मेथड नंबर 2 पर आते हैं। बड़ा कॉमन सा मेथड है। द मेथड इज कॉल्ड डायालिसिस। वर्ड सुना सुना लगता होगा, वो ब्लड का डायलिसिस कराया जाता है, सुना होगा बेटा। किडनी विडनी में कभी कभी प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम डायलिसिस कराते हैं। बट इस डायलिसिस है क्या चीज़, किसी सॉल्यूशन का डायलिसिस कराना, किसी कोलाइड का डायलिसिस कराना, इसका क्या मतलब है। जब हम किसी कोलाइडल सॉल्यूशन से क्रिस्टलॉइड पार्टिकल्स को अलग करते हैं बाय द हेल्प ऑफ डायालाइजर, तो इसे कहते हैं डायालिसिस।
क्या बोला मैंने बेटा? इट इज द सेपरेशन ऑफ, आपको सेपरेट करना है, इट इज द सेपरेशन ऑफ कोलाइड पार्टिकल्स किससे? फ्रॉम crystalloid by using dialyzer बैग। एक अपन डायलाइजर बैग को इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं डायलाइजर बैग को जरा समझिए और कैसे सेपरेट करता है। जस्ट लुक हियर, ध्यान से समझिएगा। ये हमने क्या किया, एक टैंक टाइप ले लिया है, इधर से बेटा पानी आ रहा है और इधर से अपन पानी को बाहर निकाल रहे हैं, यानी कैसा वाटर है? फ्लोइंग वाटर। अब हमने क्या किया इसमें, ध्यान दीजिएगा, हमने एक ऐसा बैग जैसा ले लिया है, बस ये एक बैग है, इट इज डायलाइजर बैग। और ये जो बैग का मटेरियल है ना, ये जिसका ये बना हुआ है, ये आपका डायलाइजर बैग है। ये जो डायलाइजर बैग आपने बनाया है बेटा, ये जिस मटेरियल का बना हुआ है वो है या तो पार्चामेंट पेपर, या हम इसे किसी एनिमल या वेजिटेबल मेम्ब्रेन का भी बना सकते हैं, इससे भी हम बना सकते हैं बेटा। तो ये पार्चामेंट पेपर का एक बैग है। अब देखिएगा हमने क्या किया है, इसके अंदर भर देते हैं अपन, कलर चूज कर ले, इसके अंदर ही हमने भर दिया इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन। अब इस कोलाइडल सॉल्यूशन में दो तरह के पार्टिकल्स होंगे, थोड़े बड़े बड़े से होंगे, ये किसके पार्टिकल्स बेटा? कोलाइड्स के। और थोड़े छोटे छोटे से, मैं कलर अलग से दिखा देता हूं ताकि नजर आए, ये वाइट कलर के देखिए, थोड़े छोटे छोटे से ये ढेर सारे होंगे, किसके पार्टिकल्स? क्रिस्टलॉइड के पार्टिकल्स। अब आप याद करिए, जो क्रिस्टलॉइड पार्टिकल्स होते हैं ये वाइट वाले, ये डिफ्यूज हो जाते हैं, याद करिए, आराम से पार चले जाते हैं क्रिस्टलॉइड पार्टिकल्स। और इस पूरे को हमने किस में डाला है? एक फ्लोइंग वाटर में। इसमें ये वाटर भर दिया है मैंने, लीजिए। तो होगा क्या, जब हम इसमें वाटर फ्लो कराएंगे तो धीरे धीरे क्रिस्टलॉइड पार्टिकल्स बाहर आने शुरू होंगे, आते जाएंगे और ये फ्लोइंग वाटर ने अपने साथ ले जाके बाहर निकालता जाएगा और इसके अंदर क्या बचता जाएगा? कोलाइड। पर ये बड़ी स्लो प्रोसेस है। अब मैं क्या चाहता हूं, इस स्लो प्रोसेस को फास्ट करना। तो इस स्लो प्रोसेस को फास्ट करने के लिए मैंने क्या लगा दिए, एक साइड में पॉजिटिव और एक साइड में नेगेटिव। क्या लगा दिया? एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया। क्या जनरेट कर दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इसमें करंट आएगी, वाइब्रेशंस आएंगे, तो एकदम से रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाएगा, यानी आपका जो डायलिसिस होगा वो फास्ट हो जाएगा। और इनकी प्रेजेंस में इसी डायलिसिस को हम क्या नाम दे देंगे? इलेक्ट्रोडायलिसिस। क्या कहेंगे बेटा? इलेक्ट्रो डायलिसिस। यानी हमने थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, इसे नाम दे देंगे इलेक्ट्रिकल डायलाइजर। प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायलिसिस। और जो हमारी प्रोसेस है बेटा, उसे अपन नाम दे देंगे इलेक्ट्रोडायलिसिस। देख लीजिए, कहीं भी कोई आपको डाउट लग रहा हो किसी भी तरीके का, देन यू हैव टू आस्क। आप बिल्कुल बेटा मुझसे पूछ सकते हैं। समझ में आया है? पार्चामेंट पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई एनिमल मेम्ब्रेन इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर कोई सेलोफोन शीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे सेलोफोन शीट, इसमें बहुत छोटे छोटे से पोर्स होंगे सेलोफोन शीट में, या आप इसकी जगह पार्चामेंट पेपर यूज़ कर सकते हैं। तो चाहे आप सेलोफोन शीट यूज़ करें, चाहे ये इस्तेमाल करें, किसी को भी इस्तेमाल करें, इनका काम क्या है कि क्रिस्टलॉइड पार्टिकल्स को पार होने देगा, लेकिन कोलाइड पार्टिकल्स इसके अंदर क्या रहेंगे? सेफ रहेंगे, इसके अंदर बचे रहेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है बेटा, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस या डायलिसिस। इस तरह से आप कराते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइड। देख लीजिए, कोई डाउट हो तो डायलिसिस या इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या है बेटा? सेपरेशन ऑफ कोलाइड पार्टिकल्स फ्रॉम द क्रिस्टलॉइड बाय यूजिंग डायलाइजर बैग
ये क्या होता है डायल अलजेब्राइक, मैंने आपको बताया। स्लो होती है प्रोसेस, फास्ट करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, दोनों साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, उसके लिए इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। जैसे इसके अंदर करंट या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, डिफ्यूज़न का रेट बढ़ जाएगा, क्रिस्टलॉइड तेजी से पानी में आने लगेंगे, बाहर हो जाएंगे और इसके अंदर क्या बचेगा, कोलाइड। पर एक बात याद रखिए, यदि हम देर तक इस इलेक्ट्रोडायलिसिस को कराते रहें तो धीरे धीरे क्या होगा जानते हैं, सारा क्रिस्टलॉइड बाहर आएगा, तो डिहाइड्रेशन भी शुरू हो जाता है, क्योंकि पार्टिकल्स सॉल्वेंट के भी बाहर आ जाएंगे और थोड़ी देर में अंदर जो कोलाइड होगा इसका साइज जुड़ने लगेंगे, ये बड़ा होने लगेगा और इसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा। यानी हम इस इलेक्ट्रोडायलिसिस को ये नहीं कि 2 घंटे 4 घंटे कराते रहेंगे, इसे हम थोड़ी देर तक कराएंगे, उसके बाद रोक देंगे। अदरवाइज क्या होगा बेटा कि अंदर जो भी आपके कोलाइड हैं उनका कोगुलेशन हो जाएगा, प्रेसिपिटाइजेशन हो जाएगा, वो सारे के सारे पार्टिकल्स आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो उन्हें जुड़ने से बचाना है, यानी थोड़ी देर के लिए अपन इस इलेक्ट्रोडायलिसिस को कराते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई है बेटा, क्लियर? तो ये था प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइड यानी डायलिसिस एंड अल्ट्राफिल्ट्रेशन। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। किसकी बात करते हैं बेटा, प्रॉपर्टीज। आइए सबसे पहले नंबर पर यदि हमसे पूछा जाए व्हाट अबाउट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसके बारे में आपका क्या विचार है? तो हमेशा याद रखिए आपके पास 2 तरह के सॉल्यूशंस हैं, एक ट्रू सॉल्यूशन और एक कोलाइडल। हमेशा जो कोलाइडल सोल्स होंगे उनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ट्रू सॉल्यूशन के कंपेयर में कम होगी। सर ऐसा क्यों? देखिए ट्रू सॉल्यूशन में मैंने आपको समझाया था कि यदि मैं NaCl को पानी में डाल दूं तो ये आयोनाइज होकर क्रिस्टल्स दे देगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होंगे। और इस NaCl को बेंजीन में डाल दूं तो ये एसोसिएट रहेगा इसी फॉर्म में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे। यानी ट्रू सॉल्यूशन में हमेशा मोर पार्टिकल्स होंगे। पार्टिकल्स कैसे होंगे बेटा, ज़्यादा होंगे। यदि मोर पार्टिकल्स होंगे तो मोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगी, यानी मोर डेल्टा होगा। यहाँ पर हमेशा लेस पार्टिकल्स होंगे। यदि लेस पार्टिकल्स होंगे बेटा तो यहाँ लेस डेल्टा होगा। अब डेल्टा का सर मतलब क्या है? डेल्टा का सिंपल सा मतलब है ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे कम होगा, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, गलती से कम बोल गया हूँ, ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ ज़्यादा होगा, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर यहाँ ज़्यादा होगी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यहाँ ज़्यादा होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ ज़्यादा होगा और यहाँ कम, क्योंकि ये नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स कम होते हैं, क्योंकि बिगर इन साइज होते हैं, एसोसिएटेड फॉर्म में होते हैं। और जहाँ एसोसिएशन होता है नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो जाते हैं। बेटा सोचो 4 पार्टिकल थे, जुड़ के 1 हो गए, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एकदम से 4 गुने से 1 गुनी हो गई, यानी 1/4 हो गई। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? कम होती है। किसकी? कोलाइडल सॉल्यूशंस की। किससे कम होती है बेटा? ट्रू सॉल्यूशन से। तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो कोलाइडल सॉल्यूशन की हमेशा कम होती हैं ट्रू सॉल्यूशन से, और रीजन होता है इट इज ड्यू टू लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि इनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे होते हैं बच्चे? कम होते हैं, इसलिए ऐसा होता है। दूसरे पॉइंट पर आ जाए। द सेकेंड इज कॉल्ड नॉन सेटलिंग नेचर। नॉन सेटलिंग नेचर, आइए जरा इसको भी समझते हैं। देखिएगा नॉन सेटलिंग नेचर का मतलब क्या है। ये एक कोलाइडल सॉल्यूशन है और इस कोलाइडल सॉल्यूशन में ये आपके कोलाइडल पार्टिकल्स हैं। तो ये कोलाइडल पार्टिकल्स कभी भी सारे के सारे यहाँ पे जाके सेटल डाउन नहीं होते, यानी इन पर ग्रेविटेशनल पुल काम नहीं करता, ऐसा माना जाता है। और यही इसकी स्टेबिलिटी का कारण है। यदि ये नीचे जाके सेटल्ड हो गए, बैठ गए, तो सब आपस में जुड़ जाएंगे तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा, तो ये दिखने लगेगा, सस्पेंसॉइड बन जाएगा, कोलाइड खत्म हो जाएगा। तो नॉन सेटलिंग नेचर के कारण ही इनमें स्टेबिलिटी है। अब इनके नॉन सेटलिंग नेचर के बहुत सारे रीजंस होते हैं। पहला रीजन हम आगे पढ़ेंगे ब्राउनियन मूवमेंट, के इनमें
टक्करें होती रहती हैं इनकी डिस्पर्जन मीडियम के साथ जो इन्हें नीचे बैठने नहीं देते। फिर आगे आप पढ़ेंगे इनमें लाइक चार्जेस होते हैं जिसके कारण इनमें रिपल्सन होता है, तो एक दूसरे से पास आके जुड़ ही नहीं पाते। जब जुड़ेंगे नहीं तो बड़े नहीं होंगे, बिगर साइज के यदि ये नहीं हुए तो कभी भी इन पे ग्रेविटेशनल पुल काम नहीं कर पाएगा, तो ये नीचे जाके सेटल्ड नहीं होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं दे आर नॉन सेटलिंग नेचर, ये नॉन सेटलिंग नेचर के होते हैं, नीचे जाके सेटल नहीं होते, यानी ग्रेविटेशनल पुल इन पर कंसीडरेबल नहीं होता, या हम मानते हैं कि ग्रेविटेशनल पुल इन पर काम नहीं करता। तो क्या कह सकते हैं बेटा कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स आर ऑफ नॉन सेटलिंग नेचर, नॉन सेटलिंग नेचर। रीजन क्या है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इन पर कंसिडरेबल नहीं है, क्योंकि बहुत स्मॉल साइज के हैं और ब्राउनियन मूवमेंट होता रहता है। ये क्या है अभी आपको बताता हूं थोड़ी देर के बाद, ठीक है। तो ये नॉन सेटलिंग नेचर के होते हैं, ग्रेविटेशनल पुल इन पर कंसीडर नहीं किया जाता। और उसके लिए हम चलते हैं तीसरे पॉइंट पर, जिसका नाम है ब्राउनियन मूवमेंट, या मोमेंट भी कहते हैं कुछ लोग। व्हाट इज ब्राउनियन मूवमेंट? ये क्या है आइए समझते हैं। हमने क्या किया, ये कोलाइडल सॉल्यूशन ले लिया, ये रहा, और इस कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर हमने एक कोलाइडल पार्टिकल को देखा, ये रहा कोलाइडल पार्टिकल, और इसके चारों तरफ डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स हैं, वो इस पे लगातार टकराते हैं। अब जब टकराते हैं तो इधर से कोई डीएम पार्टिकल आया, इसने इसको टक्कर मारी, ये इधर चला गया। इतनी देर में ऊपर से कोई पार्टिकल आया, उसने इसको टक्कर मारी, तो ये इधर चला गया। फिर से कोई पार्टिकल इस साइड से आया, उसने टक्कर मारी, तो ये इधर चला गया। देखते रहिएगा। फिर इधर से कोई पार्टिकल आया, टक्कर मारी, तो ये इधर चला गया। फिर ऊपर से आया, उसने फिर इसको कहाँ भेज दिया? नीचे। फिर किसी ने टक्कर मार के कहाँ भेज दिया? ऊपर। तो इसका जो मूवमेंट हो रहा है वो कैसा हो रहा है? जिग-जैग हो रहा है, एक डेफिनेट डायरेक्शन में नहीं है, कोई फिक्स डायरेक्शन में नहीं है। तो ये जो जिगजैग मूवमेंट है, इसी जिगजैग मूवमेंट को नाम दिया जाता है ब्राउनियन मूवमेंट। ये किस कारण से होता है पूछा जाए तो आप कहेंगे कि कोलाइडल पार्टिकल पर जो डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल वो लगातार टकराते हैं, और ये टक्करें बैलेंस नहीं है, कभी इधर से ज़्यादा लगी, कभी इधर से, कभी ऊपर से ज़्यादा, कभी नीचे से ज़्यादा, कभी इधर से ज़्यादा, कभी इधर से ज़्यादा, कभी कहीं से कम। तो जिधर से ज़्यादा लगी उधर खिसक लिया। तो टेढ़े मेढ़े मोशन होते हैं, जिगजैग मोशंस होते हैं, इसी को बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। यानी पूछ रहे व्हाट इज ब्राउनियन मूवमेंट, तो आप क्या कहेंगे? इट इज जिगजैग मूवमेंट। कैसा मूवमेंट है बेटा? जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, in a colloidal solution due to unbalanced impact या टक्करें, collisions, bombarding impacts between the dispersion phase and dispersion medium particles, dispersion phase and dispersion medium particles। इसी कारण से मैंने आपसे कहा था जब इस पर टकराते रहेंगे तो इसको कभी नीचे सेटल्ड ही नहीं होने देंगे। जब सेटल्ड ही नहीं होने देंगे तो ये कैसा बना रहेगा? स्टेबल बना रहेगा। कहते हैं इट मेक इट स्टेबल। ये ब्राउनियन मूवमेंट इसे कैसा बनाए रखता है? स्टेबल बनाए रखता है। और कहता है कि जो ब्राउनियन मूवमेंट है BM, ये ज्यादा होगा यदि कोलाइडल पार्टिकल का साइज कैसा हो जाए? इट इज साइज ऑफ CP, यानी कोलाइडल पार्टिकल कैसा हो जाए? छोटा हो जाए। अब सर छोटे का मतलब क्या है? छोटे का मतलब 100 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर का है। यदि उसकी जगह 10 नैनोमीटर का हो, 5 का हो, 1 का। अब ये थोड़ी के 0.01 नैनोमीटर का है, फिर तो वो कोलाइडल ही नहीं है। तो पार्टिकल कोलाइडल रेंज में होना चाहिए, बस साइज जितना छोटा होगा ब्राउनियन मूवमेंट आपको उतना ज़्यादा ऑब्जर्व होगा। तो ये ब्राउनियन मूवमेंट कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड के लिए। ये हमेशा कोलाइड को कैसा बना देता है? स्टेबल बना देता है।
इट इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। एक काइनेटिक प्रॉपर्टी है, मूव कर रहा है, इसे काइनेटिक प्रॉपर्टी, कुछ लोग इसे काइनेमेटिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं। चलिए, तो ये है ब्राउनियन मूवमेंट, छोटी सी आसान सी बात थी। जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, ये था। आइए आगे बढ़ते हैं, एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी से मिलते हैं। टिंडल एंड जिगमॉन्डी ने दिया था, इट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। सबसे पहले व्हाट इज दैट टिंडल इफेक्ट, कौन शो करता है? सबसे पहले हम याद रखेंगे मैनली फॉर, किसके लिए है? लायोफोबिक। सो पहली बात ये लायोफोबिक के लिए है ना। दूसरी, इट इज एन ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, इट इज एन ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। अब बेटा यदि ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है तो अपने को जरूरत पड़ेगी लाइट की। अब देखिए लाइट क्या करेगी और होता क्या है, जरा मैं आपको ठीक से समझाने की कोशिश करता हूं इसे। देखिए है क्या चीज, कहीं से कलर ले ले, देखिएगा इधर दिखाता हूं। ये हमने एक कांच के बर्तन में कोलाइडल सॉल्यूशन लिया है, चलेगा? ये कोलाइडल सॉल्यूशन, इट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन ले लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इधर से लाइट ला रहे हैं, और कैसी लाइट आ रही है? कन्वर्जिंग, यानी कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल कर रहे हैं। इधर से ये लाइट आ रही है, क्या आ रही है? ये लाइट आ रही है। और ये लेंस इस लाइट का साथ क्या करेगा आपको अच्छे से पता है, इसे ऐसे करके एक डायरेक्शन में करेगा, ऐसे करके, ठीक है? तो होगा क्या, जैसे ही आप इस लाइट को इस कोलाइडल सॉल्यूशन में डालेंगे, वो सारे के सारे कोलाइडल पार्टिकल्स जो इस लाइट के रास्ते में आएंगे, वो सारे के सारे लाइट को क्या करेंगे? स्कैटर्ड करेंगे। और स्कैटरिंग जैसी लाइट की होगी तो आपको लाइट का पाथ इसके अंदर क्या होगा? इल्यूमिनेट हो जाएगा, विजुलाइज हो जाएगा। तो कह रहा है कि जब भी हम किसी लाइट को, और कैसी लाइट है बेटा, मैंने आपको बता दिया है कि कन्वर्जिंग लाइट है, एक जगह इकट्ठी होने वाली कन्वर्जिंग लाइट है। कन्वर्जिंग लाइट को किसी कोलाइडल सॉल्यूशन से पास किया जाता है तो इसका पाथ इल्यूमिनेट हो जाता है, और इसी को बोला जाता है क्या? टिंडल इफेक्ट। देखिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। मेरे पास एक डाइवर्जिंग लाइट का सोर्स है, यस, ये हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन है, पानी जैसा लगता है ना, ट्रू सॉल्यूशन, NaCl घोला है मैंने इसमें। अब देखिए मैं इसमें लाइट डाल रहा हूँ, देखिए आप ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे आपको एक रेड पॉइंट दिख रहा होगा, और जहाँ गिलास खत्म हो रहा है वहाँ एक रेड पॉइंट दिख रहा होगा, पर पानी के अंदर आपको रेड लाइट नज़र नहीं आ रही होगी। आ रही है क्या? नहीं। अब ध्यान से देखना, मैंने इसको हटाया और इसकी जगह मैंने ले लिया है ये कोलाइडल सॉल्यूशन मिल्क का। इसमें यही लाइट मार के दिखा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए, तो आपको इस सॉल्यूशन के अंदर साफ साफ लाइट नज़र आ रही होगी। आ रही है बेटा? दिख रही है लाल लाइट अंदर? मतलब आपको लाइट का पाथ नज़र आ रहा है कि नहीं नज़र आ रहा? बोलो बच्चों, आ रहा है। अब देखो मैं दोनों को एक साथ रखता हूं, मैंने ऐसे करके ट्रे में दोनों को साथ साथ रखा है, ठीक है? दोनों को मिला भी देता हूं आपस में, ये रहे। अब देखिए मैं फिर से लाइट मार के दिखा रहा हूं आपको, ध्यान से देखिएगा, मैं लाइट मार रहा हूं फिर से, ये देखिए। अब मैं नहीं देख पा रहा हूं पर शायद आपको दिख रहा हो। जब ये लाइट इस ट्रू सॉल्यूशन से जा रही है तो नज़र नहीं आ रही, पर बगल वाले कोलाइड में जब जा रही तो आपको दिख रही होगी। थोड़ा और पास कर देता हूँ, आपके दीजिए। क्या नज़र आ रहा है बेटा आपको पाथ? पक्का? कहीं कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है? चलिए, अब हमेशा याद रखिए कि जब हम पाथ देखेंगे तो जो लाइट ऐसे जा रही है इसके परपेंडिकुलर देखेंगे पाथ। यानी परपेंडिकुलर का मतलब होता है या तो हम यहाँ से देखेंगे, ये हमारी आँख है भाई परपेंडिकुलर, या हम यहाँ से देखेंगे खड़े होकर सामने से। मैंने लाइट इधर से डाली थी और दिखाया आपको इधर से था, यानी परपेंडिकुलर टू लाइट। तो ये लाइट के परपेंडिकुलर हम जब देखते हैं तो हमें लाइट का पाथ नजर आता है, क्योंकि सामने से देखेंगे तो लाइट इधर से निकली उधर से आई, आपको सामने ही नजर आती रहेगी, तो आप पाथ नहीं देख पाएंगे। तो पाथ हमेशा परपेंडिकुलर इल्यूमिनेट होता है इसके। क्या इतनी बात समझ में आई है बेटा? तो जो पाथ का इल्यूमिनेशन हुआ है बस इसी को बोलते हैं क्या? टिंडल इफेक्ट। देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, मैं एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ। ये NaCl सोल्यूशन था, मैंने इसमें लाइट पास कराई, देखिएगा फिर से दिखा रहा हूँ पकड़ के, मैंने इसमें दिखाई, आपको और पास ला देता हूँ। कहीं आपको नज़र आ रही है पानी के अंदर लाइट पास होती हुई, लाइट का रास्ता पाथ नहीं दिख रहा ना बेटा? देख लीजिए, हिला रहा हूँ, नहीं दिख रहा। अब मैं क्या करता हूँ, कोलाइडल सोल्यूशन दोबारा से उठा लेता हूँ। ये मैंने कोलाइड ले लिया है,
ठीक है, ये मिल्क है बेटा आपके सामने, अब इस पे मैंने डाला मिल्क इज अ कोलाइड। देखिए कितनी मस्त लाइट दिख रही होगी आपको, लाल लाल लाइन जैसी, यानी लाइट के पाथ को इल्यूमिनेट कर रही है। पता है क्यों कर रही है? इसको हिलाता हूँ तो दिख रहा है अंदर क्यों कर रही है, क्योंकि अंदर छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने इस लाइट की क्या कर दी है, स्कैटरिंग करा दी है। तो ड्यू टू स्कैटरिंग ये पाथ जो इल्यूमिनेट होता है इसी का नाम होता है बेटा टिंडल इफेक्ट। और ये कौन बनाती है इस तरह से, क्योंकि मैंने यहाँ पर कैसी लाइट यूज़ की है, कन्वर्जिंग लाइट, तो ये जो कौन बनता है इसी कौन का नाम होता है टिंडल कौन। इस कौन को अपन क्या बोल देते हैं, इट इज कॉल्ड टिंडल कौन। कौन समझते हैं ना, वो आइसक्रीम कौन होता है, वही है, इसी के अंदर आइसक्रीम भर दी, बढ़िया, ये देख आइसक्रीम भर के दे दी तुझे, आइसक्रीम तो खुद ही एक कोलाइड है, कौन बन गया ना, सीधी करो खा लो। अरे कुछ समझ में आया क्या है टिंडल इफेक्ट? अब मैं आपको ढेर सारे एग्जाम्पल याद दिलाता हूँ। कभी आप एक अंधेरे कमरे में लेटे हो और थोड़ी सी खिड़की खुली हो और एक हल्की सी लाइट रे अंदर आ रही हो, तो देखो धूल के कण नजर आएंगे आप। तो एक्चुअली जो धूल के कण हैं, पार्टिकल्स हैं, उन्होंने क्या किया, लाइट को क्या कर दिया, स्कैटर्ड, इसीलिए उसका पाथ दिखता है, इल्यूमिनेट हो जाता है। और आप कभी खड़े होइएगा और ऐसे ऐसे करिएगा तो देखिए धूल के कण आपको लगेगा ज़्यादा हो गए, यानी डस्ट पार्टिकल। वो डस्ट पार्टिकल एक्चुअली चारों तरफ थे, आपने जब ऐसे ही किया तो उन्हें थ्रस्ट मिली और वो कहाँ चले गए, लाइट रे में, और सारे आपको विजुलाइज होने लगे। तो वो एग्जाम्पल किसका है बेटा, एक टिंडल इफेक्ट का। कभी कभी सुबह सुबह उठिए तो लाइट की जो रेज, एक किरणें बड़ी फैली फैली सी रेज फॉर्म में नजर आती हैं, क्योंकि जो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, दूसरे पार्टिकल्स होते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स, वो उसकी क्या करा देते हैं, स्कैटरिंग करा देते हैं। तो इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही जो पाथ होता है वो एल्यूमिनेट हो जाता है, किसका, लाइट रे का। यानी यदि मैं इसे डिफाइन करूं तो कैसे डेफिनेशन दूंगा टिंडल इफेक्ट की, इट इज द इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का मतलब है इल्यूमिनेट होना यानी दिखना, इल्यूमिनेशन ऑफ पाथ ऑफ ए कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग समझ गए थे ना बेटा, कन्वर्जिंग लाइट रे, लाइट रे इन light ray in a colloidal solution due to scattering of light by colloidal particles, by colloidal पार्टिकल्स, इसे बोला जाता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि साइंटिस्ट का नाम था टिंडल एंड जिगमॉन्डी, जिन्होंने इसको बताया था। जिगमॉन्डी साहब ने क्या किया था, उन्हें 1903 में नोबेल प्राइज भी मिला था। उन्होंने इन पार्टिकल्स को देखने के लिए, हालांकि उन्हें पार्टिकल नहीं दिखते थे, माइक्रोस्कोप से जब उन्होंने देखा तो स्कैटर्ड लाइट दिखी, पार्टिकल्स नहीं दिखे उन्हें। तो उन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया जिसका नाम था अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, और उससे उन्होंने पार्टिकल को देखा। हालांकि उस अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से ये पार्टिकल के शेप साइज को ठीक से नहीं देख पाए, बस पार्टिकल विजुलाइज सा हो गया कि हाँ पार्टिकल है कोई, उसका शेप कैसा है, साइज कैसा है, इसके बारे में कुछ नहीं बता पाए, बस ये बता दिया हाँ कोई पार्टिकल मौजूद है, और उसके लिए उन्होंने अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया। क्या बेटा इतनी बात समझ में आई? आइए कुछ और दो एक ज्ञान की बातें यहाँ पर देख लेते हैं, इसी के लिए जो हम लोगों ने हेडिंग ले रखी है, किसके लिए बेटा, टिंडल इफेक्ट के लिए। कहते हैं ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, यानी जो टिंडल इफेक्ट है जिसे हम कह सकते हैं, ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, लाइट कब स्कैटर्ड होगी, जब साइज ऑफ पार्टिकल बड़ा होगा, साइज ऑफ सीपी, यानी कोलाइडल पार्टिकल का साइज जितना बड़ा होगा स्कैटरिंग उतनी ज्यादा। इसका मतलब ये है कि टिंडल इफेक्ट जो है वो लायोफोबिक में ज़्यादा होगा, लायोफिलिक में कम होगा, क्योंकि लायोफोबिक में साइज थोड़े बड़े होते हैं, लायोफिलिक के साइज थोड़े से छोटे होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल ज़्यादा होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ज़्यादा होगी, टिंडल इफेक्ट ज़्यादा होगा। दूसरा, इट इज़ 1/λ, यानी जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है ये उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है तो स्कैटरिंग कम होती है, और लाइट की वेवलेंथ कम है तो स्कैटरिंग हमेशा ज़्यादा होती है। क्या इतनी बात समझ में आई है बेटा? कहीं कोई डाउट तो नहीं? अब आगे जाते हैं। कहते हैं इस टिंडल इफेक्ट की अपनी कुछ कंडीशंस भी होती हैं। क्या कंडीशंस होती? वो कह रहा है फॉर
टिंडल इफेक्ट। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से सुनना। कह रहा है जो साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल है, क्या है, साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, और जो आपकी वेवलेंथ है, उन दोनों की वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यानी कोलाइडल पार्टिकल का साइज बहुत छोटा नहीं होना चाहिए एज कंपेयर टू वेव लेंथ। पता चला वेव लेंथ जो आपकी आ रही है वो 10,000 नैनोमीटर की या लाखों नैनोमीटर की आ रही है, और पता चला इस पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर है। तो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए यदि आप चाहते हैं टिंडल इफेक्ट। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा, कि जो डिफरेंस है किसमें, साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल और किसमें, लाइट रे की वेवलेंथ, वो कैसा होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी जो पार्टिकल साइज है वो बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। तो क्या बोल रहा है सुनिएगा, पहला पॉइंट कह रहा है साइज और डायामीटर, साइज या जो डायामीटर है, साइज और डायामीटर ऑफ सीपी, सीपी यानी कोलाइडल पार्टिकल, इज नॉट much smaller than the wavelength of light ray। लीजिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है, कहते हैं जो साइज या डायमीटर है कोलाइडल पार्टिकल का वो बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, किसके कंपेयर में, वेवलेंथ ऑफ लाइट रे के कंपेयर में। ये पहला पॉइंट। इसी तरह से पॉइंट नंबर 2 की बात कर लीजिए। पॉइंट नंबर 2 कहते हैं जो डीपी और डीएम हैं उनके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस हैं, उनका डिफरेंस लार्ज होना चाहिए। जितना उनका डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना टिंडल इफेक्ट आपको बढ़िया दिखेगा, बेहतरीन दिखेगा। तो दूसरा क्या पॉइंट बोल रहा है बेटा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस या इंडेक्सेस भी कह सकते हैं, एक ही बात है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ डीपी एंड डीएम पार्टिकल्स हैव अ ग्रेट डिफरेंस। क्या होना चाहिए, एक बड़ा अंतर होना चाहिए। उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस या रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, एक ही बात होती है बेटा, ऑफ डीपी एंड डीएम, इनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस होना चाहिए, अच्छा डिफरेंस होना चाहिए, तो आपको ये टिंडल इफेक्ट ज़्यादा मिलता है। देख लीजिए इस टिंडल इफेक्ट में कोई बात ऐसी जो आपको समझ में ना आई हो तो बताइए। क्लियर बेटा इतना। तीसरे पॉइंट पर आते हैं। इसी टिंडल इफेक्ट की मदद से हमें एक चीज़ पता चलती है, छोटी सी हेडिंग ले रहा हूँ थर्ड पॉइंट, और वो हमें पता चलती है क्या, कलर। मैं पूरा लिख देता हूं, शेप, साइज एंड कलर ऑफ कोलाइड्स पार्टिकल्स। ये क्या कहता है सुनिए, ये कह रहा है ना कोलाइडल सॉल्यूशन, कह रहा है इन ए कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल पार्टिकल्स, सीपी लिख देता हूं शॉर्ट में, कोलाइडल पार्टिकल्स हैव डिफरेंट शेप, कॉमा साइज एंड कलर्स लाइक जो स्मॉलर पार्टिकल्स है, छोटे पार्टिकल्स, smaller particles are assumed to be spherical। वो कैसे फील होते हैं, स्फेरिकल फील होते हैं, एंड रेड इन कलर, और किस कलर के होते हैं बेटा, रेड कलर के। बट लार्जर पार्टिकल जो हैं, बड़े पार्टिकल्स, कैसे पार्टिकल्स, लार्जर पार्टिकल्स आर ऑफ डिस्क शेप, वो आपको डिस्क जैसे लगते हैं, डिस्क शेप एंड ब्लू इन कलर, फॉर एग्जाम्पल हमने गोल्ड सोल लिया,
कौन सा सोल लिया बेटा? गोल्ड। ध्यान से देखना, ये हमने गोल्ड सोल लिया। यदि पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है तो ये आपको स्फेरिकल ऐसे नजर आएगा। किस कलर का? रेड कलर का। यानी गोल्ड सोल किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। ठीक, साइज बड़ा होना शुरू हो जाएगा, आ जाइए, तो ये आपको पता चला रेड से अब कैसा नजर आने लगा, देखो ब्लू। और अभी स्फेरिकल नहीं है, अब ये डिस्क जैसे होते हैं, कैसा नजर आने लगा? ब्लू। और बड़ा हो जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा, और बड़ा हो जाएगा, सस्पेंसॉइड बन जाएगा, बड़े बड़े टुकड़े हो जाएंगे, तो कैसे हो जाएंगे? गोल्डन येलो कलर के। तो जो गोल्ड पार्टिकल्स है पहले वो रेड है, छोटे छोटे स्फेरिकल, जब वो बड़े हो गए तो कैसे हो गए बेटा? डिस्क शेप के हो गए इस तरीके के। ये हमें केवल नजर आ रहे हैं, शेप की बात कुछ नहीं पता चलती बाकी। इस शेप का कलर कैसा हो जाता है? ब्लू हो जाता है। तो ये होते हैं शेप, साइज एंड कलर्स ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। क्या इतनी बात समझ में आती है बेटा? क्लियर? आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा और, ये गोल्ड के लिए बताया था मैंने, आगे बढ़ा देते हैं, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। और अगली हेडिंग जो हमारे पास आती है वो है चार्ज ऑन कोलाइड्स। चार्ज ऑन कोलाइड्स। अब हम कोलाइड्स पर या कोलाइडल पार्टिकल्स पर चार्ज की बात करते हैं। कहते हैं किसी भी सॉल्यूशन में जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो चार्ज होते हैं, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। और जितने कोलाइडल पार्टिकल्स हैं दे हैव लाइक चार्जेस, और यही इनकी स्टेबिलिटी का कारण बनता है। क्या मतलब है इस बात का? आइए सबसे पहले मैं एक छोटी सी लाइन लिखना चाहता हूं। कहते हैं द स्टेबिलिटी of colloidal solution is due to the presence of like charges। कैसे चार्जेस हैं? like charges on colloidal particles। अब क्योंकि एक जैसे चार्ज हैं which keep them apart, जो उन्हें क्या करता है? दूर रखता है एक दूसरे से, keep them apart। So to prevent किसे बचाने के लिए? prevent their association। देखिए मतलब क्या हुआ इस बात का जो मैंने आपको समझाया है, ध्यान से देखिएगा। मैं क्या करने जा रहा हूं, ये एक कोलाइडल सॉल्यूशन मैंने ले लिया और इसके अंदर कोलाइडल पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे से। ये रहा पहला कोलाइडल पार्टिकल। सपोज करिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव, 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 सब पॉजिटिव चार्ज है, एक जैसे चार्ज होते हैं। तो जैसे ही एक दूसरे के पास आना चाहेंगे, जैसे ही एक दूसरे के पास आना चाहेंगे तो तुरंत इनके बीच में क्या लगेगा? रिपल्सन। और जब इनमें रिपल्सन लगेगा तो एक दूसरे के पास आएंगे नहीं, पास आएंगे नहीं तो जुड़ेंगे नहीं, जुड़ेंगे नहीं तो वेट बढ़ेगा नहीं, नीचे सेटल्ड नहीं हो। तो इनकी स्टेबिलिटी इन्हीं के कारण से बनी रहती है। यानी हम कहते हैं ये जो चार्जेस हैं इन्हीं के कारण ये आपके कोलाइड्स कैसे बने रहते हैं बेटा? स्टेबल बने रहते हैं। तो जैसे जैसे ये चार्ज कम होना शुरू होगा, इनका साइज बड़ा होना शुरू होगा, इनकी स्टेबिलिटी कम होनी शुरू होगी और हम कहेंगे कि हमारे कोलाइड्स कैसे हो जाएंगे? अनस्टेबल हो जाएंगे। अब इस कोलाइडल पार्टिकल पर चार्ज कैसा है और कितना है ये हमें कैसे पता चलता है? तो कहते हैं नेचर ऑफ चार्ज या चार्ज on colloidal particles depends on two factors। ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है भाई। वो दो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जरा सुन लीजिए। पहला फैक्टर, सबसे पहला नंबर 1, पहला इट्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि इसको बनाने का तरीका क्या आपने इस्तेमाल किया है।
इस पर कैसे डिपेंड करेगा, आइए पहले जरा इसको भी समझ लिया जाए थोड़ा सा कि इस पर कैसे डिपेंड करेगा भाई, कि इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे की गई है। तो मैं वो आपको समझा दूं। सबसे पहले जरा देखिएगा बेटा, सपोज करिए हम कोई भी कोलाइड बनाना चाहते थे, हमने सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन को लिया और इसमें सपोज पोटेशियम आयोडाइड को मिलाया, तो रिएक्शन में क्या बनेगा बेटा, AgI बनेगा और प्लस KNO3 बन जाएगा। AgI बनेगा और प्लस KNO3 बन जाएगा। KNO3 को थोड़ी देर के लिए अपन छोड़ देते हैं। अब ध्यान से सुनना, यदि मैं कह रहा हूं कि मैंने इस KI को एक्सेस में लिया है और कह रहा है कि इसी KI को उठाया है हमने और इसमें डाला है एक्सेस में, तो AgI जितना बनना था बन गया होगा। अब AgI बनने के बाद क्या होगा, ये एक्सेस में है तो ये जो आयोडाइड आयन है ये बहुत सारे होंगे, तो ये आयोडाइड आयन इस AgI पर एडजॉर्ब हो जाएंगे और इस पूरे पर I माइनस के कारण कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस का, यानी ये कैसा बन जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज कोलाइड बन जाएगा। कैसा बन जाएगा बेटा, एक नेगेटिवली चार्ज कोलाइड, यानी नेगेटिव कोलाइड बन जाएगा। बोल समझ में आती है बात। अब इसी काम को अपन ऐसे करते हैं, ध्यान से देखना, फिर से यही कर रहे हैं। आई एम टेकिंग AgNO3 प्लस पोटेशियम आयोडाइड, ठीक, पर इस बार मैं इसे ले रहा हूं बेटा एक्सेस में, ठीक है, और इसे डाल रहा हूं किसमें, इसमें। तो अब की क्या होगा, फिर से समझना मेरी बात को, अब की क्या होगा, फिर से वही होगा बेटा, AgI तो बना ही होगा पक्का, पर अब की हमारे पास KI कम है, खत्म हो गया होगा, तो अब की इसकी सरफेस पर कौन आ गया होगा, Ag पॉजिटिव। और जैसी Ag पॉजिटिव इसकी सरफेस पर आया होगा बच्चा, इस पूरे की सरफेस पर कैसा चार्ज आ गया होगा, पॉजिटिव, ड्यू टू द एडजॉर्प्शन ऑफ Ag, यानी कैसा कोलाइड बन गया होगा, पॉजिटिव कोलाइड। यानी आपने इसे कैसे बनाया है ये इस पर डिपेंड करता है। यानी आपने इसको ज्यादा लिया है तो देखिए नेगेटिव कोलाइड बना है, इसको ज्यादा लिया है तो ऐसा कोलाइड बना है। अब सवाल है सर ये एडजॉर्प्शन किसका होता है, तो हमेशा याद रखिए, अभी आगे पढ़ेंगे प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन थ्योरी, हमेशा कोलाइडल पार्टिकल पर एडजॉर्प्शन होगा कॉमन आयन का। यानी AgI बना है तो इस पर या तो Ag आयन एडजॉर्ब होगा या आयोडाइड, तो एक बार आयोडाइड हुआ एक बार Ag हुआ, ये डिपेंड करा कि आपने बनाया कैसे। फिर समझना, यदि AgNO3 में KI को ज्यादा मिलाया तो I माइनस ज्यादा हो गया बेटा, जो ज्यादा वैसा चार्ज। यदि आपने AgNO3 को KI में मिलाया तो Ag ज्यादा मिलाया तो Ag का चार्ज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कोलाइड बन गया। तो पहला तो यह है इट्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्लियर। अब आइए बात कर लेते हैं दूसरे की। दूसरा होता है डिपेंड्स ऑन द सेकंड वन इज नेचर ऑफ DM यानी डिस्पर्जन मीडियम, कि जो आप डिस्पर्जन मीडियम यूज कर रहे हैं बेटा, वो डिस्पर्जन मीडियम आप कैसा यूज कर रहे हैं, दूसरे नंबर पर ये इस पर डिपेंड करता है। जैसे क्या मतलब हुआ डिस्पर्जन मीडियम का, जैसे सपोज करिए थोड़ी देर के लिए आपके पास प्रोटीन है यानी अमीनो एसिड है, तो अमीनो एसिड में ये आपकी कार्बन चेन है, थोड़ा बीच में लिख देता हूं, ये अमीनो एसिड में आपकी कार्बन चेन है, एक साइड में COOH जुड़ा हुआ है, दूसरी साइड में NH2 जुड़ा है, यानी अल्फा अमीनो एसिड, इसी से प्रोटीन्स बनते हैं। तो ये एक्चुअली अमीनो एसिड बोल दूं या इसी को मैं क्या बोल दे रहा हूं, प्रोटीन बोल दूं, कोई एतराज तो नहीं बेटा आपको। अब आपने देखिए दो काम किए, इस प्रोटीन को डाल दिया है एक बार एसिड में और एक बार बेस में, यानी इस प्रोटीन को जब हम डाल रहे हैं किसमें, इन एसिड यानी H प्लस में, तो ये H प्लस किसके पास जाएगा, इस वाले बेसिक ग्रुप के पास, और जब इसके पास जाएगा तो जरा बताइए बनाएगा क्या, X से COOH में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं बेटा, एसिड है, लेकिन जो NH2 है वो H प्लस को लेके क्या बना लेगा, NH3 पॉजिटिव। लीजिए यानी आपका कोलाइड कैसा हो गया, पॉजिटिव कोलाइड। तो ये क्या है, प्रोटीन इन एसिड, इट इज अ पॉजिटिव कोलाइड। ये पॉजिटिव कोलाइड कब है, जब प्रोटीन इन एसिड, PA लिया है मैंने, प्रोटीन इन एसिड। अब मैंने क्या किया, अगली बार इसी प्रोटीन को बेस में डाल दिया OH माइनस, तो इस OH माइनस से यहां से H प्लस खींच के वाटर बना लिया होगा, और आपको क्या मिला होगा, देखिए COO माइनस और NH2 पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इस बार नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी आपका कोलाइड पार्टिकल कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। तो हम बोलेंगे ये कैसा कोलाइड है बेटा, नेगेटिव कोलाइड है। कब, जब प्रोटीन इन
बेस, P/B लिया है। तो प्रोटीन इन एसिड पॉजिटिव कोलाइड होते हैं, प्रोटीन इन बेस कैसे कोलाइड्स होते हैं बेटा? नेगेटिव कोलाइड्स। अब सवाल है सर क्या हमें ये याद रखना पड़ेगा कि कौन से कोलाइड्स पॉजिटिव हैं, कौन से कोलाइड्स नेगेटिव है? जी सर, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में एक पूरा का पूरा चार्ट दिया है छोटा सा, जिसमें उन्होंने पॉजिटिव कोलाइड और नेगेटिव कोलाइड्स को अलग अलग किया है। पर हम इसे याद करेंगे एक बड़ी आसान, एक बड़ी सिंपल सी ट्रिक से कि कौन से पॉजिटिव कोलाइड्स होते हैं और कौन से नेगेटिव कोलाइड्स होते हैं। तो चलिए हम जरा देखना चाहते हैं कुछ कोलाइड्स को कि कौन से कोलाइड्स हैं जो पॉजिटिव कोलाइड्स होते हैं और कौन से कोलाइड्स हैं जो नेगेटिव कोलाइड्स होते हैं। तो अपन सबसे पहले बात करने जा रहे हैं किसकी? इनकी, जिन्हें हम बोलते हैं पॉजिटिव कोलाइड्स। कौन से कोलाइड्स बेटा? पॉजिटिव कोलाइड्स। देखिए पॉजिटिव कोलाइड्स याद करने का एक सबसे सस्ता, सुंदर, टिकाऊ तरीका होता है ना, कुछ बोलते हैं टोपा टाइप, ऐसे होते भोपा टाइप, टोपा, भोपा, भोपा, PHOPA, जैसे टोपा वैसे भोपा। PA का मतलब तो समझ ही गए, प्रोटीन इन एसिड। PA का मतलब प्रोटीन इन एसिड। अब बचे बाकी ये सब क्या है, तो एक एक से मिलाता हूं। सबसे पहले बात करते हैं भोपा के B से। B का मतलब होता है कोई भी बेसिक डाई यदि आपने ली है। कैसी डाई? बेसिक डाई। जैसे मेथिलीन ब्लू बेसिक डाई होती है, कौन? मेथिलीन ब्लू। ऐसी कोई एनिलीन ब्लू, यानी कोई भी आपने बेसिक डाई ली है वो हमेशा पॉजिटिव कोलाइड होती है, याद रखिए। कोई भी बेसिक डाई। H से आ जाइए बेटा, H, कलर बदल देता हूं जरा। H से आ जाइए, H से ढेर सारी चीजें। सबसे पहले H से याद रखेंगे हीम ऑफ ब्लड, यानी जो हीमोग्लोबिन है, आयरन होता है इसमें, पता ही होगा बेटा। हीम ऑफ ब्लड, हीम ऑफ ब्लड कैसा कोलाइड होता है? पॉजिटिव कोलाइड। ब्लड नेगेटिव कोलाइड है, मजे की बात, ब्लड नेगेटिव कोलाइड है, पर हीम ऑफ ब्लड पॉजिटिव कोलाइड होता है। इसके अलावा H से एक और होता है, याद रखिएगा, हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल। यानी जो मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो भी नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल सिचुएशन में कैसे कोलाइड्स होते हैं बेटा? वो भी पॉजिटिव कोलाइड्स होते हैं। अब आ जाइए इस पर, व्हाट इज दैट? O का मतलब होता है हाइड्रेटेड ऑक्साइड या ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। जनरली किस फॉर्म में होते हैं? हाइड्रेटेड फॉर्म में। क्या सर हाइड्रेटेड फॉर्म में नहीं है तो भी आप इसे पॉजिटिव कोलाइड ही मानेंगे। तो ये सारे पॉजिटिव कोलाइड देखो याद करना कितना आसान हो गया। बेसिक डाई है, हीमोग्लोबिन का हीम हो गया है, हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल हो गए, ऑक्साइड ऑफ मेटल हो गए। PA का मतलब आप अच्छे से समझते हैं, प्रोटीन इन एसिड, प्रोटीन इन एसिड। तो ये हैं पॉजिटिव कोलाइड की ट्रिक, भोपा ट्रिक, भोपू नहीं, भोपा ट्रिक। कहीं कोई डाउट? अब जैसे हमने पॉजिटिव कोलाइड की ट्रिक सीखी है, बिल्कुल उसी तरह से हम अगली ट्रिक सीखेंगे। किसके लिए बेटा? इट इज फॉर नेगेटिव कोलाइड्स, नेगेटिव कोलाइड्स। देखिए व्हाट आर द नेगेटिव कोलाइड्स। पहली ट्रिक याद रखिए, ABC से MMS तक, यानी हमने शुरुआत पढ़ाई की है कहां से? ABC, यानी बचपन से पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो ABC से, ABC से MMS तक, पहले यहां तक बात कर लीजिए। ABC से MMS तक। व्हाट इज ABC, MMS, ये सब क्या बवाल हैं सर। तो शुरू करते हैं A से। व्हाट इज B? बेसिक डाई। तो व्हाट इज A? सिंपल एसिडिक डाइज। जो एसिडिक डाइज हैं जैसे इओसिन, एग्जाम्पल ले लेता हूं एक आध एसिडिक डाई का, जैसे इओसिन, इओसिन, सी लिखें तो भी चलेगा, इओसिन, ये एक होता है बेटा। इओसिन के बाद एक और होती है, बड़ी अच्छी सी डाई है, कांगो रेड। क्या नाम है? कांगो रेड। ये दोनों ही क्या है? एसिडिक डाइज हैं। अब आ जाइए बी। व्हाट इज बी? सर ये बी क्या चीज है? व्हाट इज बी? बी इज ब्लड।
व्हाट इज बी? बी इज ब्लड। देखिए ब्लड अपने आप में एक नेगेटिव कोलाइड होता है। याद रखने वाली बात यह है कि यदि मैंने यहाँ पर ब्लड का हीम लिया होता वो अलग होता, पर जब मैंने बी की बात की है ब्लड, तो ब्लड कैसा होता है हमेशा याद रखिएगा बेटा, ब्लड कैसा कोलाइड है? नेगेटिव कोलाइड। मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, जरा यहाँ से हटा देता हूँ और नीचे लिख देता हूँ जरा, बी फॉर ब्लड। कैसा कोलाइड है? नेगेटिव। अब आ जाइए आगे बढ़ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं सी की। व्हाट अबाउट द सी? सी से दो चीजें हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है क्ले और दूसरे नंबर पर आता है चारकोल। दोनों ही, क्ले दिया हो या चारकोल दिया हो, ये दोनों हमेशा याद रखिएगा कैसे हैं बेटा? नेगेटिव कोलाइड्स होते हैं। आगे आता है से। मैं वाइट कलर लेता हूं। से का मतलब है स्मोक। स्मोक ये भी कैसा कोलाइड होता है? एक नेगेटिव कोलाइड होता है बच्चा। आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा आ जाते हैं एम पर। व्हाट इज एम? एम इज नथिंग, इट इज सिंपली मेटल सोल। जितने भी मेटल के सोल्स हैं वो सारे के सारे कैसे कोलाइड से बच्चा? नेगेटिव कोलाइड से। अब आ जाइए, अब बचा है कौन? एमएस। आइए एमएस पर आ जाते हैं। एमएस यानी मास्टर साहब हैं। अरे ये कलर दूसरा लूंगा मैं, मास्टर साहब हैं, कोई अच्छा सा कलर लिया जाए इनके लिए। कौन सा बाकी है? सभी तो ले लिए हैं, रेड ले लेते हैं। चलिए ये लीजिए एमएस। एमएस का मतलब होता है बेटा मेटल सल्फाइड्स। जितने भी मेटल के सल्फाइड्स होते हैं वो सारे के सारे निगेटिव होते हैं। इसके अलावा प्रोटीन इन बेस आपको पता ही है, मैंने बताया था। अब एक खास बात याद रखिएगा, कहते जो ऑर्गेनिक सोल होते थे ना, ऑर्गेनिक सोल, ओएस, ऑर्गेनिक सोल कौन है? जैसे स्टार्च है, व्हाट इज हियर? स्टार्च। जैसे जिलेटिन है, जैसे गम है, कभी खुशी कभी गम वाला नहीं बेटा, गम अरेबिक, गोंद वाला। ये सारे के सारे कैसे कोलाइड से? नेगेटिव कोलाइड से। तो कुल मिला के कहानी ये है कि ए बी सी से एमएमएस तक पहले याद रखना है। ए फॉर एसिडिक डाई, बी फॉर ब्लड, एंड समझ गए होंगे सारे के सारे। तो ये है बेटा नेगेटिव एंड पॉजिटिव कोलाइड्स। ये आपको याद रखने हैं क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में इनकी एक टेबल बनी है। तो ये हमें याद रखने बहुत ज़रूरी है और आगे ये बहुत काम आने वाले हैं। क्या इतनी बात समझ में आई है बेटा? चलिए थोड़ा सा अब इसी में हमें आगे बढ़ना है। नेगेटिव चार्जेस कैसे हैं, क्या काम आते हैं, स्टेबिलिटी क्या है, इनके बारे में सीखना है। पर आज नहीं, आज हम इसे यहीं तक रखेंगे। अगली क्लास में कोगुलेशन और बचा हुआ जो भी पार्ट है उसे हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज केवल यहाँ तक बेटा। थैंक यू, धन्यवाद।